नो हमारे आसपास के पदार्थ। आज इसका अगला वीडियो है। तो पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण पूरी बात मैं भी नहीं कह पाया। चलिए, जो हो गया सो हो गया। तो पहले तो मैं अपने पुराने वीडियो को ही क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद में अपने इस वीडियो को हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, ये अपना टॉपिक है। ठीक है। पदार्थ की अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है, ये दो प्रकार से होता है। नंबर एक, तापमान में बदलाव करके। नंबर दूसरा, दाब में बदलाव करके। आपके पास जो भी पदार्थ है बेटा, पदार्थ को हमने कितने माना है? 3, ठोस, द्रव्य, गैस। ठीक है बेटा। अब ठोस को द्रव्य में लाओ या उसको गैस में लाओ, कैसे भी लेके आ जाओ। या तो ताप में परिवर्तन करके लाओगे, या उसमें प्रेशर यानी दाब में चेंजिंग करके लाओगे, या दाब में बदलाव करके लाओगे। ठीक है। ताप में बदलाव का मतलब क्या होता है? उसमें हम अलग से कोई ऊष्मा ऊर्जा देते हैं। ठीक है, अलग से कोई हीट देते हैं। और दाब का मतलब उसमें अलग से हम प्रेशर देते हैं। अब इसी चीज को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आता। मैं अब और आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। अब इसमें पहला टॉपिक आता है हमारा ताप में परिवर्तन करके। इसके दो टॉपिक हैं, तापमान के और दाब में बदलाव करके। तो मैं दोनों को अलग अलग करके अब हम क्लियर करेंगे। तो पहला है तापमान में परिवर्तन के प्रभाव। जब कोई भी वस्तु है बेटा, उसमें हम जब अलग से बाहर से उसकी पदार्थ के कण जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको क्या मिल जाती है? गतिज ऊर्जा मिल जाती है। फलस्वरूप क्या होता है? उनमें आकर्षण बल निष्क्रिय हो जाता है, कम होने लगता है धीरे धीरे। निष्क्रिय कहना तो गलत बात होगा, पर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में पदार्थ ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैस में बदलता है। ठीक है। इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला है गलनांक बिंदु, नंबर दूसरा क्वथनांक बिंदु, नंबर तीसरा ऊर्ध्वपातन। ठीक है। अब ऊर्ध्वपातन के आगे मैंने लिखा है निक्षेपण, सामने स्क्रीन में देखिए। ठीक है, आपको दिख गया निक्षेपण। अब ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण एक सिक्के के दो पहलू में। ठीक है तो ये सब एक ही, लेकिन इनमें अंतर है। ऊर्ध्वपातन निक्षेपण एक नहीं है, सिक्के के दो पहलू का मैंने, इसलिए इस पर कंफ्यूजन मत करना। मैं आगे क्लियर कर दूंगा कि ऊर्ध्वपातन क्या और निक्षेपण क्या है। एक बार याद रखना, गलनांक बिंदु को ही द्रव्यमान कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, इस पार्ट में से ऐसे प्रश्न पूछेंगे, छोटे छोटे प्रश्न कि द्रव्यमान की क्या है? गलनांक है। गलनांक बिंदु को हम एक सरल भाषा में क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। वेरी गुड। तो हमने क्लियर कर दिया कि तापमान में परिवर्तन के प्रभाव में 3 बातें क्लियर होंगी हमारी, गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु और ऊर्ध्वपातन। ठीक है। जब हम किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं? हम ताप दे रहे हैं, अलग से हम उसको क्या दे रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि एक जब उसको गर्म कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? उसके गलनांक बिंदु में प्रभाव पड़ेगा, उसके क्वथनांक बिंदु में प्रभाव पड़ेगा और ऊर्ध्वपातन पे प्रभाव पड़ेगा। अब इसी में विक्षेपण आता है, तो वो बाद में करेंगे। चलिए अब हम अगला टॉपिक लेते हैं। हाँ जी, स्क्रीन देखिए, गलनांक बिंदु। अब गलनांक बिंदु क्या है बेटा? इसको सरल भाषा में बिल्कुल समझाऊं। किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघल के द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होता है, उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। ठीक है, परिभाषा से क्लियर हो गया। चलिए अब इसको मैं चित्र के माध्यम से और अच्छी तरह समझते हैं। आपके स्क्रीन में एक चित्र दिख रहा है। चित्र में आपको क्या बताया गया है? एक स्टैंड है। ठीक है, आयरन स्टैंड है। इसे मैंने एक लगा दिया थर्मामीटर। थर्मामीटर में मैंने एक ग्लास लगा दिया, बीकर रखा है नीचे। तो बीकर में मैंने क्या रख दिया? आइस की टुकड़े रख दिए और नीचे बर्नर रख दिया। ठीक है। अब इस बर्नर को क्या करूंगा? मैं जलाऊंगा। अब इस प्रयोग में साफ दिख रहा है। अब जब मैं बर्नर को जलाना प्रारंभ करता हूँ तो आपको मालूम होगा कि आइस का टेम्परेचर -4 या -3 डिग्री टेम्परेचर होता है लगभग। अब एक आइस जो होती है वो इसी टेम्परेचर के बीच में रहेगी, तो -4 या -3 में। अब जैसे ही बर्नर को जलाओगे तो थर्मामीटर में आप क्या देखते हो? धीरे धीरे टेम्परेचर -4, -3, -2, -1 और 0 पे आ जाता है। और जैसे 0 पे आता है तो तापमान आगे बढ़ना प्रारंभ नहीं होता, लेकिन बर्नर क्या दे रहा है? ऊष्मा दे रहा है। जब बर्नर ऊष्मा दे रहा है तो तापमान क्यों नहीं बढ़ रहा? तापमान तो बढ़ना चाहिए बेटा। क्या होता है? जैसे आप बर्नर से ऊष्मा देते जाओगे, 0 डिग्री पे टेम्परेचर आएगा तो आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। और वो कब तक बंद रहेगा? जब तक आपके जार में, आपके बीकर में आइस पिघल के पूरी तरह से पानी में बदल नहीं जाती है। तब तक आप जितनी एनर्जी, जितनी ऊष्मा दोगे वो
आइस के कण उसको लेते हैं, लेने से अपने कणों पर उनको क्या करते हैं, एनर्जी एक्स्ट्रा उनको देते हैं, फलस्वरूप उनके कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं और द्रव्य अवस्था में बदल जाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि इतनी एनर्जी मैं दे रहा हूँ 0 डिग्री में आने पे, वो सारी एनर्जी कहाँ जाती है, वो सारी एनर्जी संघनक की प्रस्तुत ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जितनी ज्यादा आइस होगी आपको उतनी ज्यादा ऊष्मा की जरूरत होगी। वो ऊष्मा कौन सी होगी, संघनक की प्रस्तुत ऊष्मा होगी। ये मैंने आपको बताया कि संघनक की प्रस्तुत ऊष्मा क्या है, वायुमंडलीय दाब पर। जरा ध्यान देना, ये ऐसे न्यू टाइप के प्रश्न में पूछे जाते हैं, परिभाषा पूछी जा सकती है। ठीक है, तो संघनक की प्रस्तुत ऊष्मा क्या है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संघनक की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब आपने जार में जितनी आइस ली है, ठीक है, चाहे आप 10-20 टुकड़े लो, तो उस 10-20 टुकड़ों को पानी में बदलने के लिए आपको जितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ रही है, आप 0 डिग्री तक तो आ गए, वहां तक तो ठीक है, वहां तक तो थर्मामीटर बड़े आगे, लेकिन 0 डिग्री में आते ही थर्मामीटर वही रुक जाएगा। पर आप ऊष्मा तो दे रहे हो, वो ऊष्मा कहाँ जा रही है, वो ऊष्मा आपके टुकड़े जो आप आइस के पीसेज है उसमें जा रही है और उसको क्या कर रही है, वो द्रव्य में बदल रही है। तो कहने का मतलब क्या कि हम जो एनर्जी दे रहे हैं बर्नर के माध्यम से, वो एनर्जी कहाँ जा रही है, आपकी ठोस को द्रव्य पिघलने काम आ रही है और ये इसकी संघनक की प्रस्तुत ऊष्मा क्या है, लाती है। अब अगला टॉपिक ले रहे हैं हम क्वथनांक बिंदु। ठीक है, सामने के स्क्रीन में क्वथनांक बिंदु क्या है, मैं इस पर क्वथनांक बिंदु पर आपको एक बड़ा डिस्कस एग्जाम्पल बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, क्योंकि इस पर मेरे स्टूडेंट ने बहुत से मुझसे प्रश्न पूछे तो मैं उसे क्लियर कर दूंगा। यहाँ तो हम खाली क्वथनांक बिंदु को समझेंगे। ठीक है, जैसे हमने गलनांक बिंदु पढ़ा था वैसे क्वथनांक बिंदु होता है। अब जो बर्फ पिघल के किस में आ गई, द्रव्य में आ गई, मैंने उसको और टेम्परेचर देना प्रारंभ कर दिया, मैं रुका नहीं, मैंने क्या किया, उसको और टेम्परेचर देना प्रारंभ कर दिया और मैंने अपने प्रयोग में कोई भी चेंजिंग नहीं करी है। ठीक है, वही जार है, वही बीकर है, वही बर्नर है और अब जो बर्फ थी वो किसमें परिवर्तित हो गई, द्रव्य में। अब आप द्रव्य को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं वापस से और एनर्जी देना प्रारंभ रख रहा हूँ, चालू रुक नहीं रहा हूँ। तो क्वथनांक बिंदु क्या है, क्वथनांक बिंदु है किसी द्रव्य का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव्य को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, क्वथनांक क्या है, लाता है। इस परिभाषा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। हम 0 डिग्री में आ गए थे, 0 डिग्री से हमने और पदार्थ को क्या दी, ऊष्मा देना प्रारंभ रखा, तो वो क्या द्रव्य परिवर्तित हो गया। जैसे ही पूरी बर्फ किसमें परिवर्तित हो जाएगी, द्रव्य में परिवर्तित हो जाएगी। आप क्या देखोगे, द्रव्य का टेम्परेचर हल्का का बढ़ेगा और आपका थर्मामीटर भी अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। जो पहले 0 डिग्री में रुके था, जैसे बर्फ पूरी से द्रव्य में परिवर्तित हुई, अब आपका थर्मामीटर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4, 5, 10 ऐसे करते करते 50-60 डिग्री तक आ जाएगा। उसके बाद हम एनर्जी और देते हैं, यानी एनर्जी का मतलब ऊष्मा ऊर्जा और देते हैं, तो क्या होता है, एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ पानी भाप बनना प्रारंभ हो जाता है। वह है पानी का, द्रव्य का 100 डिग्री, पानी का यानी द्रव्य की बात करें, द्रव्य का मतलब लिक्विड से, हमारे पानी से, तो पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है, 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री पर आने पर पानी का तो बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। ठीक है, तो आप एक चीज नोट करना, जैसे पानी 100 डिग्री टेम्परेचर को टच करेगा, थर्मामीटर आगे बढ़ना रुक जाएगा। ये क्रिया वही है जो द्रव्यमान में थी। अब 100 डिग्री में आते ही पानी क्या होता है, आपको मालूम, भाप बनना शुरू हो जाता है। अब ये भाप तब तक बनती रहेगी जब तक कि सारा पानी भाप में आपका सारा पानी भाप बन के हवा में नहीं उड़ जाता है। तो यह है उसका वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो प्रश्न यहाँ ये उठता है कि क्वथनांक बिंदु पे हम जब पूरी तरह से ऊष्मा ऊर्जा देते रह रहे हैं और टेम्परेचर 100 डिग्री पे आ गया, तो वो आगे क्यों नहीं जा रहा, वो सारा का सारा टेम्परेचर वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा में समा जाता है।
ठीक है। अब प्रश्न उठता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है। इसकी परिभाषा ये होगी, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव्य को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। परिभाषा में क्लियर हो गया जो बात मैं आपको बता रहा था। आप पानी को जब गर्म कर रहे हैं 100 डिग्री टेम्परेचर में आ गया, तो 100 डिग्री से जब हम आगे बढ़ रहे हैं थर्मामीटर नहीं बढ़ेगा, थर्मामीटर 100 डिग्री में ही रहेगा, लेकिन पानी किसमें बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। और ये क्रिया निरंतर चलती ही रहेगी जब तक ये पूरा पानी गैस में परिवर्तित नहीं हो जाता है। चित्र में साफ दिखाया गया है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि आपने द्रव्य में जितना पानी, आपने द्रव्य में जितनी ऊष्मा ऊर्जा दी वो 100 डिग्री में आने के बाद क्यों रुक गई, कहाँ गई, तो आप बोलेंगे वो सारी की सारी ऊष्मा ऊर्जा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। और मैंने यहाँ पर अभी आपको वायुमंडल की गुप्त ऊष्मा की परिभाषा बता दी है। ये इसकी परिभाषा एग्जाम में पूछी जा सकती है और जाती भी है। अगला आता है आपका, स्क्रीन में देखिए, ऊर्ध्वपातन। ठीक है बेटा, ये ऊर्ध्वपातन कहो विक्षेपण कहो, ये सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, हम सिक्का लेते हैं, उछालते हैं, हेड आता है, टेल आता है, ऐसे सिक्के के दो पहलू। अब दोनों एक दूसरे के साथ चलते बेटा। आप चाहो सिक्के में से हेड अलग हो जाए, संभव नहीं है, टेल अलग हो जाए, संभव नहीं है, रहेंगे सिक्के के साथ में। और एक क्रिया क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत रहती है। हेड कभी टेल के साथ ही जुड़ेगा और टेल कभी हेड के साथ ही जुड़ेगा, ठीक है, पर रहेंगे साथ में। वही क्रिया ऊर्ध्वपातन और विक्षेपण में होती है। अब पढ़ते हैं ऊर्ध्वपातन क्या है। ऊर्ध्वपातन पदार्थ द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, ध्यान से सुनना, पदार्थ द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कोई पदार्थ है, पहले ठोस में आएगा, ठोस से द्रव्य में आएगा, द्रव्य से गैस में आएगा। ये पदार्थ की अपनी क्या एक प्रकृति है। लेकिन कुछ पदार्थ की प्रकृति ऐसी होती है वो सीधा ठोस से गैस में आते हैं, तो द्रव्य में नहीं आते। ठीक है, मैं अभी नीचे क्लियर कर दूँ कौन कौन से पदार्थ हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नहीं, ऐसे पदार्थों की जो प्रक्रिया होती है, सॉरी कहने मतलब क्या, तो पदार्थ की ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये पदार्थ कैसे होते हैं, ये सीधा ठोस से गैस में आते हैं, और ये पदार्थ की प्रक्रिया क्या है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, निक्षेपण में क्या होता है, निक्षेपण में गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया होती है। यानी कोई है गैस है, उस गैस से हम सीधे किस में आ जाते हैं, ठोस में वापस आ जाते हैं। तो यानी हमें ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण में द्रव्य को क्या कर दिया, पूरी तरह से हटा दिया है। ऊर्ध्वपातन में तो क्या होता है, ठोस से सीधा गैस में आते हैं, और निक्षेपण में गैस से सीधा किस में आ जाते हैं, ठोस में आ जाते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन की गोलियां और कपूर, ये 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। इन तीनों में आपको क्लियर हो जाएगा। आप इसमें से किसी एक पे अब हम प्रयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, जो अमोनियम क्लोराइड होता है, आपने यदि देखा होगा तो ये एक बुरादे के रूप में आता है, ठोस यानी बुरादा ठोस होता है। ठीक है, आप एक प्रयोग करते हैं, एक चाइनीज डिश ले लीजिए, उसके ऊपर आप एक कांच का एक, ठीक है, तो उस बर्नर आता है, इसको आप चाइनीज डिश के ऊपर उल्टा रख दीजिए, ठीक है, और उसमें डाल दीजिए अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसके जो आपने कीप ली है, उस कीप के ऊपर आप कॉटन यानी कि रुई को डाल दीजिए, ताकि अंदर जो भी भाप बने वो बाहर न निकले, ये बहुत जरूरी है। अब आप क्या करें, नीचे एक बर्नर रखिए, उस बर्नर को आप जला दीजिए। आप क्या देखेंगे, धीरे जब चाइनीज डिश गर्म होती है तो अमोनियम क्लोराइड भाप बन के हवा में उड़ जाता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि ऊपर क्या लगी है, कॉटन लगी हुई है। अब वो इन्वर्टेड बर्नर के अंदर ही रहती है। ठीक है, जब सारा अमोनियम क्लोराइड उड़ जाए तो आप क्या करें, धीरे से बर्नर को बंद कर दें, आप कुछ मत करें। आप क्या देखोगे कि बर्नर के इंटरनल पोर्शन में आपको कुछ ठोस से पदार्थ नजर आएंगे। ये कुछ नहीं बेटा, ये अमोनियम क्लोराइड है जो कि भाप बन के उड़ गए थे और चिपक गए थे इस दीवार की, दोनों दीवार चित्र में देख रहे ना, यहाँ पर चिपक गए थे।
अब जैसे आपने बर्नर को बंद किया, ये क्या हो गए, ठंडे हो गए। ठंडे होते ही भाप से सीधा किसमें बदल गए, ठोस में बदल गए। वैसे ही नेफ्थलीन की गोलियां होती है, आप सब जानते हैं नेफ्थलीन की गोलियां, ठीक है। कपूर, हम घरों में कपूर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे, ये तीनों एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए, ये क्या होती है, सीधा ठोस से गैस में बदलते हैं और वापस से ठंडा होने पर गैस से ठोस में बदल जाते हैं। अब हम आगे लेते हैं, चित्र देखिए सामने। हाँ जी, सब मुझसे पूछेंगे कि सर ये मैंने क्यों बताया, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक। हमने पढ़ा पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव्य और गैस। क्लियर? स्क्रीन में देखिए बेटा, यदि मैं ठोस से द्रव्य में बदलता हूँ किसी पदार्थ को, कोई पदार्थ ले लीजिए, ठीक है, चलिए बर्फ का टुकड़ा ले लो आप। अब बर्फ का टुकड़ा क्या है, ठोस है। ठोस से मैं उसको किस में लाता हूँ, द्रव्य में लाता हूँ, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, गलन कहलाएगी। ठीक है बेटा। और अगर इसको मैं गर्म करके गैस में बदलूं तो क्या कहलाएगी, वाष्पीकरण कहलाएगी। ठीक है। और अगर इसी को मैं गैस से वापिस से ठोस में लाऊं तो क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वपातन कहलाएगी। बात समझ में आ गई। अब हम विपरीत क्रिया करते हैं। यदि मैं द्रव्य से किसी वस्तु को ठोस में लाता हूं तो क्या कहलाएगी, संलग्न कहलाएगी, जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है। अगर मैं किसी द्रव्य को गैस में बदलूं तो क्या नहीं, यदि किसी गैस को द्रव्य में बदलूं तो क्या कहलाएगी, संलग्न कहलाएगी। उसी प्रकार से यदि किसी गैस को मैं ठोस में बदलूं तो उससे क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। बात समझ में आ गई। कुछ ऐसे शब्द हैं जो इस पाठ में आए थे। एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि गलन क्या है, संलग्न क्या है, संघनन क्या है, वाष्पीकरण क्या है और ऊर्ध्वपातन क्या है। तो ये मैंने चित्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयत्न किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था ताप में परिवर्तन करके वस्तु में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है। और अब पढ़ेंगे हम दाब में परिवर्तन के प्रभाव। देखो बेटा, दाब यानी प्रेशर। हम किसी वस्तु पे जब प्रेशर देते हैं तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि हम जिस भी वस्तु पे प्रेशर दे रहे हैं उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होगा। उदाहरण के लिए आप सिलेंडर में गैस डाल दीजिए, ठीक है, और पिस्टन के माध्यम से आप उसमें प्रेशर दीजिए। पिस्टन का कार्य वही होता है जो हम होली में पिचकारी में करते हैं। ठीक है। पानी तेजी से बाहर जाता है, वो एक अलग मैकेनिज्म है। लेकिन यहाँ पर हम चीज को बाहर नहीं निकलने देंगे, उसको हम सिलेंडर में पैक रखेंगे ताकि वस्तु सिलेंडर के अंदर ही रहे। यदि अब हम आगे बढ़े तो एक बात क्लियर करना चाहूँगा मैं, जब हम पिस्टन से किसी भी गैस पर प्रेशर देते हैं तो वो अपने कणों को क्या करती है, पास पास ले आती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, उसके आकार में परिवर्तन आता है। इसको एक सरल शब्दों में समझाऊं, हमारे घरों में एलपीजी गैस होती है, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो उसमें क्या होता है, उसको समझो आप। चित्र में देखिए पहले आप, 1 2 3 चित्र है। तो मैं पहले चित्र में क्लियर करूंगा कि क्या होता है। एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में गैस डाल दी गई है और नीचे से कॉक से हमने इसे क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब हम इसको ऊपर पिस्टन के माध्यम से प्रेशर से क्या दाब डालते हैं। दाब डालने से क्या होता है, गैस के कणों की जो दूरी होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, और कम हो जाती है। उनमें आकर्षण बल बढ़ जाता है। जब आकर्षण बल बढ़ता है तो कण एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचे रखते हैं। तो यही गैस आगे करके एक दाब के बाद में द्रव्य में परिवर्तित हो जाती है। जैसे आपने देखा अस्पताल में ऑक्सीजन का सिलेंडर आता है, उसमें क्या होता है बेटा, फैक्ट्री में ऑक्सीजन के सिलेंडर जो होते हैं इस पर गैस डाल दी जाती है। ठीक है। ये एक मशीन के माध्यम से पिस्टन गैस के सिलेंडर में प्रेशर बढ़ाता है, और जब एक सीमा के बाद प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो गैस के कण किसमें बदल जाते हैं, द्रव्य में बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि गैस के जो कण होते हैं उनके कणों की दूरी ज्यादा होती है। पिस्टन क्या करता है, उनके कणों की दूरी को दाब के माध्यम से कम कर देता है और वो किसमें बदल जाते हैं, द्रव्य में। जब आपकी ऑक्सीजन द्रव्य में बदल जाती है तो उसको सिलेंडर के माध्यम से दूसरे सिलेंडर में भरते जाता है। ठीक है। और वो आपके अस्पताल में पहुंचा दी जाती है।
एक बात जानना, दाब बढ़ने के कारण कण नजदीक आते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना, दाब बढ़ने के कारण कण नजदीक आते हैं। अब इसका एक दूसरा रूप लीजिए, चित्र के 3rd नंबर का चित्र देखिए। आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड की गैस होती है, ये द्रव्य में कभी नहीं आती, या तो ठोस में आएगी या गैस में आएगी। आप तीसरे चित्र में देखा, यस देखिए, इसमें क्या करते हैं, हम ठोस CO2 को ले लेते हैं, ठीक है। जब हम इसमें तेजी से जो प्रेशर डला हुआ है उसे धीरे धीरे करके हटाते हैं, तो ये सीधा द्रव्य से गैस में बदल जाएगी। ये तरल में कभी नहीं आती है। CO2 गैस ऐसी गैस है जो कभी आपको तरल में नहीं मिलेगी। इसी रीजन यही है, इस गैस के कण क्या होते हैं, बहुत प्रेशर में रहते हैं। सीधा CO2 को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। इस बात को मुझे जानना, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, शुष्क बर्फ का दूसरा नाम क्या है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं। और ये हमेशा जानना है बेटा, मैंने 2nd नंबर पे क्लियर कहा है, दाब घटने से कण दूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में क्या हुआ, दाब को मैंने कम किया है, दाब को आप कम करेंगे तो कण कैसे हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। जब कण दूर हो जाएंगे तो जो अभी ठोस है वो किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा।